Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we are going to read chapter 1 part 5 all these topics. So in the last video हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो वैष्णव संप्रदाय था वो अपने उदारवादी आचरण के कारण पूरी तरह से भारत में फैल चुका था। अब हम लोग फ्रेंड्स इस पार्ट में जानेंगे ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, जिसमें से हमारा पहला है कि मातृ देवी तथा तंत्र मंत्र का विकास कैसे हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि आखिर मातृ देवी किसको कहते हैं। तो मातृ देवी का मतलब है फ्रेंड्स कि जो काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी जो देवियां हैं उनको मातृ देवी कहा जाता है। तो गुप्त काल में क्या हुआ फ्रेंड्स, गुप्त काल में जो मातृ देवी की उपासना थी यानी कि भक्ति थी वो पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो चुकी थी, ठीक है। और वहीं पर इसमें 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र का विकास हुआ, यानी कि जादू टोने जैसी चीज़ें इसमें जुड़ गया 7वीं शताब्दी में। अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब नई नई देवियों का उदय हुआ, इनकी पूजा करने लगे लोग, तो उस टाइम के जो राजा थे उनका जो इंटरेस्ट था वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन में काफ़ी बढ़ गया, ठीक है। वो लोग बहुत तरह की मंदिरों का निर्माण करवाने लगे, ठीक है। और मंदिर में पूजा कौन करवाता है? मंदिर में पूजा करवाते हैं ब्राह्मण। मंदिर की अगर निर्माण की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसमें कभी चोल शासक पीछे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। अब पूजा सिर्फ उस टाइम ब्राह्मण ही करवाते थे, हालांकि आज के टाइम में कोई भी पूजा करवा सकता है, लेकिन उस टाइम में ब्राह्मण ही सिर्फ पूजा कराया करते थे, ठीक है। तो जिसके कारण इनकी जो एक इमेज थी उस टाइम के सोसाइटी में वो बहुत ही ज़्यादा थी। इस बात को हमने समझ लिया है। अब हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक है कि संत तथा उनके विचार, ठीक है। मध्यकाल में फ्रेंड्स बहुत से संत हुए और इनका नाम हम आज भी सुनते हैं, जैसे कबीर, रैदास, रामानंद, गुरु नानक। अब इन लोगों के फ्रेंड्स जो दोहे हैं आज भी हम आमतौर पर लोगों के मुंह से सुनते हैं। अब इनका कहना ये था कि हाउ टू गेट गॉड, हम लोग भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इनका कहना ये था कि हम लोग भगवान को इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि बिना किसी कर्म कांड किए, बिना किसी बाहरी दिखावे के, भाईचारे के साथ सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो इस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर फ्रेंड्स अगर सूफी संतों की बात की जाए तो अभी आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि सूफी संत किसे कहते हैं। तो जो मुस्लिम धर्म में संत होते हैं उनको सूफी संत कहा जाता है, ठीक है। तो इनका कहना ये था फ्रेंड्स सूफी संतों का कि किस तरह से हम भगवान को प्राप्त करें। तो इनका कहना था कि जो भी आपके पास धन दौलत है, पद है, उन सभी को बिना किसी लालच के त्याग दीजिए और अपने सच्चे मन से गरीबों और लाचारों की सेवा में जुट जाना ही धर्म है, ठीक है। अब ज़रा हम अपने बिहार की बात करते हैं फ्रेंड्स कि बिहार में कौन कौन से संत और सूफी संत थे। तो अगर बिहार में संत की बात की जाए तो इसमें दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। वो बहुत ही प्रतिष्ठित हिंदी भक्त कवि थे। इनका जन्म शाहाबाद जिले के मुस्लिम परिवार में हुआ था, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में शाहाबाद कहाँ है, तो अब शाहाबाद नहीं बुलाया जाता है, अब उसी जगह को आरा जिला कहा जाता है, आरा जिला कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये भी कि अगर इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था तो ये हिंदी भक्त कवि कैसे थे, यानी कि संत कैसे थे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर लिखा हुआ है कि कोई अगर मुस्लिम परिवार में जन्म लेता है तो वो सूफी संत ही होगा। अब उसकी मर्जी है कि वो क्या बनना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये एक हिंदी भक्त कवि थे। अब फ्रेंड्स अगर सूफी संत की बात की जाए तो इसमें हजरत मोहम्मद शरफुद्दीन अहमद का बहुत ही उल्लेखनीय नाम है और इनका जन्म पटना के मनेर में हुआ था। अब ज़रा हम लोग फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि अलग अलग जातियों का उदय कैसे हुआ, ठीक है। मध्य युग में बहुत सारे समुदायों का उदय होता है, जिसमें से एक था राजपूत, ठीक है। अब राजपूत कौन थे और कहाँ से आए थे, इसमें इतिहासकारों का एक मत नहीं है, सबका अलग अलग कहना है, ठीक है। अब
ये नहीं था कि राजपूत जो थे वो सिर्फ राजा ही हुआ करते थे, उनके सामंत, उनके सैनिक और उनके सेनापति को भी राजपूत ही कहा जाता था। उसी टाइम फ्रेंड्स एक और समुदाय उदय में आया जो कवि और चारण का था। अब आप सोच रहे हैं इसका काम क्या था, तो इसका काम था फ्रेंड्स कि ये राजा के दरबार में रहते थे और राजा की वीरता, उनकी दयालुता और उनके पराक्रम का गुणगान किया करते थे। और इसी समय फ्रेंड्स एक और जो जाति थी यानी कि समुदाय था उसका उदय हुआ, जिसका नाम था कायस्थ जाति। अब ये जो कायस्थ जाति के लोग थे ये आमतौर पर राजा के दरबार में जो लिखने और पढ़ने का काम हुआ करता था, यानी कि जो लेखा जोखा का कार्य हुआ करता था, ये लोग उसको किया करते थे। ठीक है, और इसी तरह से फ्रेंड्स इस काल में बहुत सारे समुदाय उदय में आए और आज भी वो हमारे समाज में सक्रिय हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स ज़रा आगे बढ़ते हैं, तो अब हम अपने ज़रा बिहार की बात कर लेते हैं। तो मध्य युग में बहुत से जनजातियों का बिहार में भी उदय हुआ, जिसमें से जो चेरो राजवंश था वो ज़्यादा शक्तिशाली था, ज़्यादा प्रमुख था। ठीक है, इन्होंने फ्रेंड्स सारण में, शाहाबाद में और मुजफ्फरपुर में, पलामू जिले जैसे जगहों पर अपना शक्तिशाली राज्य कायम किया। इन्होंने बिहार में लगभग 300 सालों तक शासन किया। और इससे जुड़ी एक बात और थी कि शाहाबाद में एक जगह है चैनपुर, ठीक है, और वहाँ पर एक बाघमल नाम का चेरो सरदार हुआ करता था और उसी का वहाँ पर कब्जा था। और इसके 2 बेटे थे, चांद और मुंड। और इस क्षेत्र में 2 मंदिर हैं, चंदेश्वरी मंदिर और मुंडेश्वरी मंदिर। ठीक है, ये जो 2 लोग थे चांद और मुंड, इनकी पहचान जो है इनके लोक गाथाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, कौन से मंदिर से? चंदेश्वरी और मुंडेश्वरी मंदिर से। अब फ्रेंड्स ज़रा हम लोग आगे आ जाते हैं, तो देखते हैं कि किसानों का उदय कैसे हुआ। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, मध्यकाल आ गया था और मध्यकाल आने की वजह से दुनिया की आबादी भी बढ़ रही थी। लोग, अब स्वाभाविक सी बात है कि आबादी बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए और खाने के लिए खाना चाहिए। ठीक है, तो जिसके वजह से जो जंगल थे वो एक समुदाय के लोग काट रहे थे, उसको हटा रहे थे और अपने रहने योग्य भूमि उसको बना रहे थे। और इन्हीं लोगों के समुदाय को किसान कहा जाने लगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इन किसानों के बीच जो आर्थिक और सामाजिक अंतर थे, इसके कारण इनमें भेदभाव पैदा हो गया और ये अलग अलग खंडों में टूट गए। ठीक है, अब जिस तरह से हमारे यहाँ आज पंचायत हुआ है, पंचायत होता है और हम उन पंचायत के नियमों को पालन करते हैं, उसी तरह से उस टाइम जाति पंचायत हुआ करता था। और इस जाति पंचायत में जो बूढ़े और बुजुर्ग हुआ करते थे वो नियम और कानून बनाते थे और वहाँ के रहने वाले लोग इसका पालन करते थे। ठीक है, ज़रा हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स कि स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इतिहासकार जो होते हैं वो इतिहास बताने के लिए कि पिछले टाइम में क्या हुआ था, हज़ारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसका पता लगाने के लिए उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। और इसमें वे लोग बहुत सारी चीज़ों की मदद लेते हैं, जैसे खुदाई के दौरान निकाला गया घड़ा, सिक्के, कपड़े, हड्डियाँ और गहने, ऐसी चीज़ों का और पांडुलिपियों का भी वे लोग प्रयोग करते हैं और उसके बाद इतिहास बताते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। जिसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है उसे हम लोग स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ज़रा देख लेते हैं आगे, तो इतिहास कैसे जानते हैं। तो मैंने बताया फ्रेंड्स अभी कि जो इतिहासकार होते हैं वो अपने अनुमान से चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए कि ये किस तरह की चीज़ है, कितनी पुरानी है और इस पर क्या लिखा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, और अनुमान लगाते हैं, उसके बाद इतिहास को वे लोग बताते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स ज़रा देखते हैं कि अभिलेखागार किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसमें पुराने दस्तावेजों और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता है उसे हम लोग अभिलेखागार कहते हैं। आज भी जो सरकार है उनके अपने अपने अभिलेखागार होते हैं और आज भी वहाँ पर
बहुत सारे दस्तावेज़ और सरकारी जो कागज़ें होती हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है अभिलेखागार में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।